अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमें वक्त दिया है ज़ुल्करनैन साहब ने, सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं एक तवील अरसे से। आज हमारे पास 2 से 3 बड़ी खबरें हैं। एक तो एक बड़ी अहम गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में आपको बताएंगे, और दूसरा फार्म 45 और फार्म 47 का पहला जो एक नतीजा है वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस पर एक बड़ा हुक्म भी दे दिया है। ज़ुल्करनैन साहब, इस केस के बारे में बताइएगा, आपने अभी एक ट्वीट भी किया था, ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा इसमें। देखें, ये बलूचिस्तान असम्बली का लगा है PB-50 किला अब्दुल्ला का। ये है, यहाँ से जुमरक खान जो ANP से इनका ताल्लुक है वो कामयाब हुए थे, और उनकी कामयाबी चैलेंज की इलेक्शन कमीशन में मोहम्मद नवाज जो JUI किया उन्होंने, और PK मैप के जो थे अचकजई को है, उनका नाम पूरा मेरे माइंड से आउट हो गया, वो मीर वाइज अचकजई का लेवल उनका पूरा नाम है, मीर वाइज उनके नाम के साथ आता है। वो थे नंबर 3, रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 इसमें। इन लोगों ने चैलेंज की थी, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी 6 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर वोटिंग जो है वो 90% से ज़्यादा टर्न आउट है, इनफैक्ट 99% तक टर्न आउट है। तो ये एक बड़ी अनयूजुअल सी सिचुएशन है। तो इसके साथ तो उन्होंने साथ JUI ने ये भी कहा कि जो फॉर्म 47 है, ये JUI का इसमें था कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 इनके उस पोलिंग स्टेशन पे मैच नहीं कर रहे। अच्छा। लिहाजा रीपोल इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया 6 हलकों में। वसीम सज्जाद जो जुमरक खान के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, और उन्होंने कहा कि जी हमारे बंदे ने तो हलफ भी उठा लिया था, तो दोबारा उसको ये हलफ उठाए हुए बंदे को डीनोटिफाई उन्होंने कैसे कर दिया, सस्पेंड कैसे कर दिया नोटिफिकेशन, और रीपोल का ऑर्डर कैसे दे दिया। इसके ऊपर आज हियरिंग हुई तो पहले काजी साहब ने कहा जी ये कोई मार्शल लॉ के तहत हुआ रेफरेंडम तो नहीं है, जो 99% वोटिंग होगी ऐसी हो गई तो अनयूजुअल है। तो उन्होंने कहा कि टर्न आउट ज्यादा हो जाए तो ये कहाँ इलीगल होता है। तो वसीम सज्जाद साहब का नुकता था, तो काजी साहब ने कहा नहीं, ये एक इंडिकेशन जरूर है कि जी को गड़बड़ हुई है, तो इतना टर्न आउट होता नहीं है। फिर वो उनकी बात पहले बन नहीं रही थी, काजी साहब उनको प्रॉपर नहीं, वो इस तरफ सुनने नहीं चाह रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जी ये पेज नंबर बताया 72 था गालिबन के 42 था, कि इसके ऊपर देखें जी पोलिंग स्टेशंस का मैंने रिजल्ट पूरा दिया है। यहाँ पे हिसाब से देखें, कहीं पे 1658 वोट हैं तो 1655 वोट कास्ट हुए हैं, वहां पे भी ये जीते हुए हैं, उधर भी टर्न आउट देखें 99 से ऊपर ही है। उन्होंने कुछ दर्जनों पोलिंग स्टेशन ऐसे गिनवा दी जहाँ पे 90% से ऊपर टर्न आउट था, और वहां पे वो जीते हुए थे JUI के लोग। ये हैरान कौन नहीं है, बलूचिस्तान के एक हल्के में इतना ज्यादा टर्न आउट, हालांकि बलूचिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां पे टर्न आउट कम होता है। वहां तो एक पोलिंग स्टेशन इधर, एक पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर जाके हो, वहां तो एरिया वाइज बहुत बड़ा, आबादी बहुत कम है ना, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। तो ये एक वाकई में हैरानकुन चीज मेरे लिए भी थी कि जी एक हल्के के कई पोलिंग स्टेशनों पे 90% से ऊपर टर्नआउट आ जाए। ये तो यहाँ इस्लामाबाद में मुमकिन नहीं हुआ था, जो जिसको सबसे जदीद शहर कह लें। कराची लाहौर में नहीं हुआ था, तो बलूचिस्तान में कैसे हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये हो गया, आपको पता बड़ा कुछ हो रहा है, तो ये भी हो गया। तो फिर वो जब इरफान सादत साहब ने भी ये बात काजी साहब से कुछ की, कोई नईम अख्तर अफगान साहब ने कान में बात की, तो पहले कहा गया जी आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाएं। उन्होंने कहा मैं जीता हूँ, मैं क्यों जाऊँ, हारने वाले को भेजे ना वो ट्रिब्यूनल जाए। वो इलेक्शन कमीशन चला गया, वहां से मेरे खिलाफ ऑर्डर आ गया। तो फिर जजेस ने आपस में कुछ मुशावरत की, और फिर कामरान मुर्तजा साहब जो JUI के इसमें वकील थे, रिस्पोंडेंट थे, उनको पूछा गया कि जी इस नुक्ते का आप जवाब कैसे देंगे, जहां से आप जीते वहां भी तो 90% प्लस है। उन्होंने कहा जी फिर आप 6 को छोड़ के पूरी जगह पे पोलिंग करा लें दोबारा। फिर कामरान मुर्तजा साहब ने कहा जी हमारा 45 और 47 बराबर है, इनका मसला है, इनके जो फॉर्म 47 है वो फॉर्म 45 आपस में मैच नहीं कर पा रहे। दोनों में बड़ा तजाद है, दोनों में फर्क है। तो उस पर फिर उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो कहीं ये नहीं कहा अपने ऑर्डर में। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 का जिक्र नहीं। सज्जाद ने कहा कि जी उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि जो हमने फॉर्म 45 दिया ये ऑफिशियल नहीं था, ये प्राइवेट रिकॉर्ड से हमने किए। उन्होंने कहा नहीं, पर आप अपना दे रहे हैं, वो चीफ साहब ने कहा वो अपना दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी वो उस तरह नहीं रखता। बहरहाल ये नुकता ज्यादा अंदाज में डील नहीं किया अदालत ने, और फ्रीकैन इसके ऊपर आगे जो ज्यादा गेम वहां से पलटी के जो PK मैप के वकील थे, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, उन्होंने भी कहा कि जी मैं 6 हल्कों की हद तक रीपोल को जो है ना अपोज करता हूँ, पूरे में करवा दे, मैं सपोर्ट करूँ वसीम सज्जाद साहब को। ANP को सपोर्ट कर रहे थे वो, इस वजह से फिर JUI ने कहा जी पूरा रीपोल करा दें। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाय कंसेंट, क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड नहीं किया, बाय कंसेंट उन्होंने ये कह दिया कि आप इलेक्शन कमीशन के DG लॉ पेश हुए, उन्होंने कहा जी हमें दोबारा भेज दें, हम देख लेते हैं उसको। फिर वो कामरान मुर्तजा ने कहा कि जी वो तो 60 डेज गुजर चुके हैं, ये तो इनका इख्तियारी खत्म हो गया इलेक्शन को हुए, इसलिए अब तो इनके बाद से तो बाहर निकल गई गेम। अब ये दे दे इनको रीपोल पूरे हल्के में करा दें।
तो कंसेंट से फिर पूरे हल्के में अब रीपोल का ऑर्डर हो गया। अब इलेक्शन कमीशन देखें कब शेड्यूल जारी करता है। वैसे तो 28 मार्च को वहाँ पे 6 पोलिंग स्टेशन पे होनी थी पोलिंग। अब देखिए जब इलेक्शन कमीशन अपने अरेंजमेंट्स पूरे करेगा तो इस पूरे हल्के में दोबारा पोल होगा। तो ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तजाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सामने आई है इस केस में, और लेके भी कोई और नहीं JUI सामने आई है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि आप क्योंकि एक तवील अरसे से कोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, ये जो आज फॉर्म 45 और 47 का तजाद एक्सीडेंटली कोइंसिडेंटली या जैसे भी आ गया है, इवेंचुअली पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में और काजी साहब अपील में आया ना, 184(3) में नहीं आया। बिल्कुल। अब इसमें आप क्या देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त शेर अफजल मरवत साहब ऑलरेडी दायर कर चुके हुए हैं, जो अभी तक समाअत के लिए माइंड यू मुकर्रर नहीं हुई। दूसरी जानिब इतलात के मुताबिक एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अहमद खान साहब ने तैयार की हुई है, अभी तक वो दायर नहीं कर सके। अगर वो दायर हो जाती और शेर अफजल मरवत वाली दरख्वास्त, मुझे ये बताएं कि आज के इस केस का, इस ऑर्डर का उनके केस पर किस हद तक असर हो सकता है? वो PK साहब एक फिल्म में है ना PK, उसमें वो क्या बोलते थे, 0/0, बस वही असर होना है। उसकी रीजन ये है कि पहले भी माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही थी, चीफ जस्टिस साहब खासकर, और नईम अख्तर अफगान साहब ने भी चीफ साहब के कान में कहा, फिर चीफ साहब दोबारा बोले कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, इलेक्शन कमीशन का और सारों काम खत्म हो गया, अदालतें 400 पटिशनें आ जाएं, वो बैठ के नहीं देख सकती, ये उनके करने के काम में उनको करने दें। तो उन्होंने इंडिकेशन दे दी थी ये, तो जब PK मैप ने सपोर्ट किया तब आगे मामला इस तरफ आया और रीपोल की तरफ ये गए हैं। अदरवाइज ओवरऑल किसी केस में बाकी में आ जाए तो ये रीपोल की तरफ नहीं जाएगा, खासकर PTI का तो बिल्कुल भी नहीं जाना। वो ले आएंगे तो मेरा ख्याल है अव्वल तो पहले ऑब्जेक्शन लगेगा, फिर अपील आएगी, ये हो सकता है बगैर ऑब्जेक्शन के ऑब्जेक्शन में डायरेक्ट फिक्स हो जाए कोर्ट में, और फिर वहाँ वो उनके सब बल्ले वाला काम हो जाएगा। मतलब आपके कहने का मकसद यह है कि 184(3) के जो केसेस हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इंतखाबात से मुतालिक उन दरख्वास्तों को एंटरटेन करते नजर नहीं आ रहे नियर फ्यूचर में? देखिए आज जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उससे तो यही लग रहा है कि भाई इलेक्शन हो गया, अब जिसको इश्यू और ट्रिब्यूनल में जाए। और एक लीगली आपको बताऊं तो वसीम सज्जाद साहब ने भी ये कहा कि जी इनको आप ट्रिब्यूनल में भेजें, आर्टिकल 225 के तहत मेरा हलफ हो चुका है, मेरे कैंडिडेट जो बंदा उसका, तो उसका नोटिफिकेशन बहाल करें और ये ट्रिब्यूनल में जाए। ट्रिब्यूनल अगर के 6 में कराओ, सारे में कराओ, हम कराने को तैयार हैं, हमें उस पर इतराज नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जी बाय कंसेंट हम भेजेंगे सारा, ऐसे नहीं होगा कि एक के कहने पे भेज दें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो माहौल कोर्ट का यही था, उनका मूड यही था कि जिसको मसला ट्रिब्यूनल में जाए, और लीगली ट्रिब्यूनल में ही मामला जाता है। 184(3) में सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में इंटरवीन नहीं करती, क्योंकि आप एक फॉर्म पूरा एग्जॉस्ट कर देते हैं। आपको ये भी पता है कि 184(3) में सिर्फ तस्लीम शुदा का एक पे फैसला होता है। जैसे नवाज शरीफ की नैली में उन्होंने पनामा में अपने फ्लैट्स ऑन नहीं किए थे, इस वजह से फ्लैट्स उनके खाते में अदालत ने नहीं डाले। वो कैपिटल FZD जो एक असासा था जिससे तनख्वाह नहीं आ रही थी, उन्होंने माना कि हाँ जी मेरे पास होता लेकिन सैलरी नहीं है, तो लेकिन कागजों में लिखी हुई थी, मिली नहीं मिली वो एक अलग चीज है, वो उनके असासा बन के होगी। ये एक तस्लीम शुदा हकीकत थी जो उन्होंने यहाँ माना हुआ था। बाकी फ्लैट उन्होंने माने नहीं थे, इसलिए उनके खाते में डाल नहीं सकते थे। ट्रायल के लिए इसलिए मामला नीचे कोर्ट्स को गया था। तो यहाँ भी 184(3) में तस्लीम शुदा हकीकत जब भी आ जाएगी, हाँ जी फॉर्म 45 में तब्दीली हुई है, कौन तस्लीम करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा? कभी भी नहीं करेगा। जो जीते हैं वो करेगा, फॉर्म 47 वाला वो कभी भी नहीं करेगा। तो वो मामला अव्वल तो यहाँ टेकअप ही नहीं हो सकता, होगा भी तो उस पर से निकलना कुछ नहीं है सिवाय ख्वारी के। तो मुनासिब मेरा ख्याल है PTI के लिए भी यही है कि वो मुतलका फोरम के ऊपर जाएं, ट्रिब्यूनल्स में कम से कम पटिशन तो दायर करें। इस्लामाबाद में तो अभी तक एक भी नहीं हुई, जबकि 3 सीटें इनकी कन्फर्म थी। तो क्या वजह हो सकती है कि अभी तक उन्होंने दायर भी नहीं की? ये क्या यही वजह हो सकती है कि वो लोग भी अब सेकंड थॉट्स में ये देख रहे हैं कि हमें ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए? क्योंकि अहमद खान साहब की पिटीशन में सिर्फ ये मुद्दा नहीं है कि धांधली हुई है, वो तो ये चाहते हैं कि इसकी प्रूव होनी चाहिए, और एक कमीशन की वो बात गालिबन कर रहे हैं। कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही बनवा सकती है ना? नहीं, कमीशन जैसे आपको याद होगा फैजाबाद धरना केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन नहीं बनाया था। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा था आप बनाए, हमारा काम नहीं, हम किस लॉ के तहत बनाएंगे कमीशन, हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है। गवर्नमेंट बना सकती है इंक्वायरी एक्ट 2017 के 2016 या 17 गालिबन 17 उसके तहत, हम नहीं बना सकते। तो सुप्रीम कोर्ट तो कमीशन बनाएगी नहीं, वो गवर्नमेंट को ही बनाना पड़ेगा। नहीं, रिकमेंड तो कर सकती है ना। बात यह है कि माजी में भी तो ये होता रहा। नहीं, उन्होंने फैजाबाद धरना केस में नहीं किया। माजी को छोड़े ना, अब काजी साहब की चल रही है। माजी में तो सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया था कमीशन, गवर्नमेंट ने खत लिखा था, और नासिर मुल्क साहब की सरबराही में अमीर आनी मुस्लिम साहब की कुछ बेनिफिशियरी तो काजी साहब भी रहे ना। वो जो एक कमीशन बना था क्वेटा इंसिडेंट वाला, उसमें वो भी तो इसी तरह बना था। हाँ जी, वो भी ऐसे ही बना था कमीशन।
काजी साहब उसके सरबराह थे, बड़ी अच्छी उन्होंने रिपोर्ट दी थी। वैसे आपस की बात है, उस रिपोर्ट पे काजी साहब ने जो तफ्तीश की है ना, वो पुलिस को बताते रहे कि भाई ये करो, यहाँ से बंदा मिल जाएगा, इधर से ट्रेस कर लो, तब जाके मुल्जिमान ट्रेस हुए थे। वो काजी साहब वो ना करते तो पुलिस फारग थी। ये बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, क्रेडिट जाता है काजी साहब को पूरा। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जो क्रेडिट बनता है किसी का वो उसको देना जरूर चाहिए, और तनकीद बराए तनकीद भी नहीं हाँ। होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये कोई आपके चकवाल शहर के एक बड़ा सुना है कोई हैवीवेट गिरफ्तारी हुई है? सर ये हम भी सुन रहे हैं वो ये बात दुरुस्त है कि गिरफ्तारी हुई है? जी सर, अभी हमने कंफर्म करने की कोशिश की है, मुख्तलिफ ज़राए से ये कंफर्म हो गया है कि सरदार नजफ हमीद, साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद के जो बड़े भाई हैं, जो नायब तहसीलदार थे, पहले पटवारी गिरदौर रहे हैं, उन्हें महकमा एंटी करप्शन ने आज गिरफ्तार कर लिया है। एक उनके ऊपर करप्शन का बदउनवानी का केस था, और उस केस में उन्होंने जमानत कबल अज गिरफ्तारी जो है वो हासिल कर रखी थी रावलपिंडी की एक अदालत से। आज जब अदालत में वो पेश हुए हैं, जरा ये बता रहे हैं, तो वहाँ पर जज साहब ने, अदालत ने उनकी जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है, और वहीं पर एंटी करप्शन ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। और कहा जा रहा है कि उनको चकवाल शायद एंटी करप्शन के दफ्तर में मुंतकिल किया जा रहा है। ये बात मेरी समझ से बाहर मामला तो नहीं है कि कह दिए तीनों सुना दिए नूनू। सर वो बस आपको पता है कि बहुत से लोग पहले तो ये बात कर रहे थे कि शायद जनरल फैज़ हमीद साहब की कोई गिरफ्तारी की बात हो रही है, मगर उसकी तो बहुत ही जगहों से तरदीद भी हुई और ऐसा कुछ इरादा भी नहीं था। और जहाँ तक बात थी नजफ हमीद साहब की, इनके हवाले से मुख्तलिफ क्या सराहियाँ पहले हो रही थी और इनकी करप्शन की दास्तानें भी बताई जा रही थी, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि साबिक जो DGI हैं, उनके भाई साहब उनकी ईमा पर चकवाल में काफ़ी ज़्यादा बदउनवानियाँ कर रहे हैं। और इनके घर पर आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल तक एक चोरी भी हुई थी। हाँ जी, वो आईफोन लॉकर में से गालिबन चोरी हुआ था। इन्होंने एक FIR भी उस पर कटवाई थी। अब ये बताया जा रहा है ये केस पहले से चल रहा था और इनको इस पर नोटिस भी हुए थे और बाद इस पर इंक्वायरी हुई थी, और बताया यही जा रहा है जो आप बात कर रहे हैं कि बताया किसी और को ही जा रहा है, पैगाम किसी और को ही दिया जा रहा है, और शायद मोहतात रहने का कहा जा रहा है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पीछे टू सम एक्सटेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का भी हाथ है। इसमें आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। नहीं, हाथ एक रिटायर्ड बंदे का क्या हो सकता है? उस रिटायर्ड बंदा कितने सर्विंग के ऊपर कर सकता है, और सर्विंग भी जब कह लें कि कितना ही किसी को फेवर उस अंदाज में दे लेंगे, जब तक आपकी टॉप से ऑर्डर ना आए। फर्ज करें वो किसी मेजर को कहते हैं यार इतना 3-4 वोटा फालतू कर दो, शायद अब मेजर को हाई कमान से ऑर्डर है कि जी आपने इंटरफेयर ही नहीं करना इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन जाने से ऐसी जमाते जाने, और वो इनके कहने पे कैसे कर देगा जब ऊपर हाई कमान को वो जवाब दे। अब रिटायर्ड बंदे को तो जवाब देनी है। तो ये क्या उनको जिच करने की एक कोशिश है? क्योंकि फैजाबाद धरना केस में भी उनको डाला गया, उनका नाम आया और उनसे बाकायदा तौर पर जवाब तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसरार पर यह सब कुछ हुआ, जो हम बात अभी इंक्वायरी कमीशन तो सिद्दीकी साहब के केस में भी लाया गया, उधर भी उन्होंने अपना जवाब दिया और तरदीद कर दी है। अब वो अगेन वो बात है 184(3) की, उसमें बोल तो प्राइवेट रिस्पोंडेंट आप बना ही नहीं सकते, वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए। चलें आपने बना दिया, उन्होंने अब तरदीद कर दी। अब कौन तयन करेगा कि दोनों में से कौन सच बोल रहा है? बिल्कुल ठीक। सुप्रीम कोर्ट 184(3) में तयन नहीं कर सकती। ये जो फैजाबाद धरना कमीशन है वो जो कि उसके ऊपर उसकी रिपोर्ट अभी तक तैयार क्या बता रहे हैं, हो रही है या अभी हो चुकी है? ताहिर आलम खान साहब के वाले से, क्योंकि वो ज्यादातर हमारे क्राइम रिपोर्टर्स जो इंटीरियर वाले वो उसको देख रहे हैं, उसमें एडिशनल सेक्रेटरी दाखिल है और 2 रिटायर्ड IG हैं, तो इससे ज्यादा उनका ही रब्ता रहता है। ताहिर आलम खान साहब के हवाले से उनको कोट करके चलाया जा रहा था जियो न्यूज पे कि अभी हम रिपोर्ट तरतीब दे रहे हैं, अभी हमने जमा नहीं कराई। तो अब देखें, वो शाहिद खान अब्बासी साहब जो स्टेटमेंट दे के निकले थे बाहर, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो सारी जिम्मेदारी अपने सर ली थी कि हाँ जी मैं ऑन करता हूं। जनरल फैज़ हमीद को तो बिल्कुल ही क्लीन चिट दे दी थी उसमें, उन्होंने सबको क्लीन चिट दी थी। वो बेसिकली जो ISI की मीटिंग मिनट्स है ना, जो PM हाउस में मीटिंग हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ISI से मांगे थे, उन्होंने जमा कराए यहाँ पे। उसमें लिखा था कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी की ज़ेर सदरत इजलास हुआ था, जिसमें काबीना के अरकान भी थे और आर्मी चीफ भी थे। तो वहां पे आर्मी चीफ को कहा गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि हम लोगों से तो ये काबू नहीं आ रहे, और वो कह रहे हैं जी हमें गारंटी आर्मी की दें, तो आप इसमें हमारी हेल्प करें। उन्होंने फिर वो उस रिपोर्ट के मुताबिक, ये मेरी कहानी नहीं, उस रिपोर्ट में लिखा है, मीटिंग मिनट्स इसके प्रोड्यूस हैं, उन्होंने फिर उस वक्त के DG ISI को कहा कि जी आप इस मामले को सेटल करवाएं। फिर उन्होंने आगे DGC जनरल फैज़ हमीद की ड्यूटी लगाई कि जी आप जाके गारंटी हमारे बेहाफ पे देके आए। फिर उन्होंने वो जामिन का किरदार अदा किया, जो उनके दस्तखत भी सामने आया और मुआहदे की कॉपी भी आई, जिसके बाद फिर वो वापसी का किराया भी फेडरल गवर्नमेंट के कहने के ऊपर वो जो ब्रिगेडियर साहब बांट रहे थे, 1000 रुपया। हाँ जी, 1000 था कि 2000 था। वो भी वो उसमें यही कहा गया था कि जी फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी कि काफी दिन से यहाँ पे हैं, तो इनको जाने का किराया दिया जाए, जाने का बंदोबस्त किया जाए, उस एग्रीमेंट में शामिल था। उसके तहत वो पैसे शाहिद खान अब्बासी साहब ने वो भी ऑन कर लिए
कि जी वो मेरे उसके ऊपर हुआ था। अब पता नहीं फिर इसमें तो फैज़ हमीद साहब में से किसी ने क्या निकालना है। नहीं, इसमें तो कुछ मेरी इतलात के मुताबिक भी नहीं निकला, और जो इन्होंने वहां पर जवाब जमा करवाया उन्होंने दो टोक अंदाज में ये बात की कि भाई मैंने जो भी किया है मुझे डायरेक्शन थी गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, और मैंने वही किया है जो उन्होंने मुझे कहा, और इस बात को खुद तस्लीम कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। एक और मुकदमा था, मैं आपको थोड़ा सा वक्त दूंगा, टॉप सिटी वाला आपको याद होगा, एक मुकदमा यहाँ पर आया था, उसको भी अदालत ने वजारत दिफा को भेजा था कि वो इसको देखें। उसके ऊपर कोई सुनाई आई आपके पास? वो बेसिकली दिफा को भेजा नहीं था, इनको कहा था कि आप वजारत दिफा में जाके दरखास्त दे सकते हैं, आपके पास ये रेमेडी है। अब पटिशनर वहाँ गया नहीं गया, ये तो पटिशनर की तरफ से ऐसी कोई चीज़ आज तक सामने नहीं आई कि मैं वजारत दिफा गया था तो मेरी बात नहीं सुनी गई, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोबारा मेरा मामला देखे। तो ये क्या वजह हो सकती है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद से अचानक जनरल फैज़ हमीद साहब के जो केसेस है वो पॉपअप होने लग गए, उनके ऊपर इल्जामात लगने लग गए, और मुख्तलिफ केसेस में डेवलपमेंट्स भी होने लगी। आपने खुद अभी एग्जांपल दी है, एक टॉप सिटी की बात हो रही है, दूसरा फैजाबाद धरना की बात हो रही है, तीसरी शौकत अली सिद्दीकी साहब वाले केस में बात हो रही है, और अब उनके भाई का भी मामला आ चुका है। इसमें तो खैर काजी फायज साहब का कोई ताल्लुक नहीं बनता। हाँ, इसका तो नहीं है, ये तो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर है, तो ये पंजाब गवर्नमेंट जाने और वो नजफ जो है वो जाने, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता वो जब काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया तो गालिबन उस वक्त DGI सही शायद फैज़ हमीद ही थे, और जो काजी साहब का ये कहना है कि वो उन्होंने इन राइटिंग दिया था, जो मौक़िफ़ कोर्ट ने अपनाया था कि जी मेरी स्टेट लेवल पे सर्वेलेंस की गई है, वो फिर अब स्टेट लेवल पे सर्वेलेंस तो वही कर सकते हैं, कोई और तो नहीं कर सकता। अब उनके ज़हन में शायद अभी तक यही बैठा है कि वो कर रहे थे या वो कसूरवार हैं सारे, जबकि अगेन मैं ये कहूँगा कि आर्मी एक इदारा होता है, कोई एक बंदा उसमें नहीं कुछ कर सकता चीफ के अलावा। तो इसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट थी ना, वो शौकत अली सिद्दीकी वाले केस में आपको याद होगा, जब नाम आया था जनरल फैज़ हमीद साहब का, तो चीफ जस्टिस की ख्वाहिश ये थी कि ये मामला, मुझे ये लगा उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये मामला दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए और वहां पर इन फ्रीकैन को दोबारा सुनकर फिर फैसला दिया जाए। तो अब आपको क्या लगता है, अब तो आफी शर्मानो वाला केस भी डिसाइड हो चुका है उसमें, अब वो एक रेमेडी भी मेरा नहीं ख्याल अवेल हो सकती? वो नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि जो जज रिटायर हो जाए या कि शिकायत पेंडिंग हो, वो रिटायर हो जाए, या फिर शिकायत पेंडिंग के दौरान वो इस्तीफा दे दे, तब उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तो वो बरतरफ हो चुके थे, तो बरतरफ जज के मामले पे दोबारा तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिमांड करने वाला कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है। लेकिन आजकल मुल्क में हर चीज़ ही नहीं हो रही है, तो शायद ये भी हो जाए, चलो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जुबनान साहब, बड़ा टाइम दिया रोजे में। एक दो चीजें मैं अपने व्लॉग में कहूंगा, वो भी लाजमी देखिएगा। मैं अभी बता दूं और मैं आपका लिंक शेयर कर दूंगा। आज की इस वीडियो से नाजरीन इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।